हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा क्लासेस। तो आज से हम लोगों ने क्लास 11th की बैच स्टार्ट करने वाले जो कि एग्रीकल्चर वाली है। तो देखिए, पहला मैं बात करूं सिलेबस की, तो क्लास 11th की एग्रीकल्चर में कुल 7 चैप्टर है, जिसको 2 यूनिट में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक यूनिट 1 और एक यूनिट 2। यूनिट 1 में 5 चैप्टर है और यूनिट 2 में 2 चैप्टर है। वो 2 चैप्टर कौन कौन से हैं? तो एक एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी प्रोडक्शन, ठीक है, और मतलब दूध उत्पादन, और फिर दूसरा चैप्टर है मछली पालन, फिशरी, ठीक है। अब देखो, सबसे ज्यादा वेटेज की बात करें, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आता है 11th की, तो वो सबसे ज्यादा आता है फिर एनिमल हस्बेंड्री से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है उससे, ठीक है। फिर उसे फिशरी से लगभग 5 या 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, फिर तो उसके बाद। और जो अभी फर्स्ट चैप्टर है उससे लगभग 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये वेटेज हुआ, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर, फिर 7 नंबर, 8 नंबर, ऐसे करके सारे से 5 नंबर से ज्यादा से हर एक में आता है, ठीक है। तो हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और खासकर ये फर्स्ट चैप्टर और एनिमल हस्बेंड्री, इस दोनों से 12 या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम लोग पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, हेडिंग नाम क्या है कि वो है कृषि का परिचय एवं कृषि मौसम विज्ञान, ठीक है, जिसको एग्रोनोमी भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? एग्रोनोमी, ठीक है। अब देखो, बात करते हैं कि कृषि का परिचय, मतलब कृषि, जैसे मैं अपना परिचय अगर देना चाहूं आप लोगों के समक्ष, तो क्या सबसे पहले मैं अपना नाम बताऊंगा, फिर पापा का नाम, मैं क्या करता हूं, कौन से स्टैंडर्ड में हूं, ये सारी चीजें बतानी होती है। ठीक उसी प्रकार कृषि का परिचय करवाना है आप लोगों से हमको, तो क्या क्या देना होगा कि कृषि किसको कहते हैं, ठीक है, कृषि कहां से आया है, ठीक है, कृषि ही क्यों नाम पड़ा, ठीक है, कृषि में क्या क्या होता है, इसका इतिहास बताओ, ये मैट्रिक में कितना नंबर लाया, कृषि का मैट्रिक में कितना नंबर आया, ये बताओ, ठीक है। मतलब ये सब पूछा जाता है ना, उसका बेसिक, ठीक है, इंट्रोडक्शन, इंट्रो, ठीक है, या बायो बोलो, ठीक है, ठीक है। ये हुई ना बात। अब देखो, बात करते हैं कृषि का परिचय, फर्स्ट ही चैप्टर है। जब आप 10th से 11th में आए हो और एग्रीकल्चर लिए, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा ना कि क्या क्या होता है। तो देखो, सिलेबस का मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, तो आप वहां जाके देख सकते हो, या नीचे में मिल गया होगा, या आई बटन में कहीं लिंक आ रहा होगा, ठीक है, वहां से जाके आप देख सकते हो। अब मैं बात कर रहा था कि कृषि, जब आप 10th से 11th में आए हो, अगर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिए हो, तो पहले आपको समझ में आना चाहिए ना कि कृषि किसको कहते हैं, ठीक है। अब कृषि, देखो, कृषि का इंग्लिश होता है एग्रीकल्चर, ठीक है। हम सीधे टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। अब देखो, कृषि का अर्थ होता है एग्रीकल्चर, ठीक है, इंग्लिश में। अब एग्रीकल्चर जो है ये 2 वर्ड से मिलके बना। अब पहले बात करते हैं कि एग्रीकल्चर कौन सा वर्ड है, तो ये लैटिन वर्ड है। कैसे पता करें? तो देखो, अगर जिसके वर्ड में, जिसके सेंटेंस के अंत में यानी वर्ड के अंत में कल्चर लगाओ, ठीक है, वो समझ जाना कि लैटिन वर्ड है। और जिसके अंत में लोजी या लोगस लगा रहे, वो समझ जाना ग्रीक वर्ड है। समझ में आ रहा ना? अब मैं यही दोनों को क्यों बता रहा हूं? यही दोनों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट में ये दोनों काफी उपयोग में आता है। मतलब कौन दोनों? तो एक जो कल्चर लास्ट में लगा हो, और लोजी या लोगस लगाओ, ठीक है, ठीक है ना? समझ में आ रहा ना? अब बात करते हैं कि ये 2 वर्ड से मिलके बना है, लैटिन वर्ड से है एग्रीकल्चर। अब ये 2 कौन कौन से वर्ड है? एक है एगर, ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे देखो, अंग्रेजी भाषा का शब्द एग्रीकल्चर 2 लैटिन वर्ड से बना है, एक एगर और एक कल्चरा, ठीक है, एगर और कल्चरा। अब एगर का मतलब क्या होता है? भूमि, मृदा, सॉइल, ठीक है। और कल्चरा का मतलब क्या होता है कि कल्टीवेशन से लिया गया, ठीक है, कल्टीवेट करना। कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? खेत जोतना या जोतना, कल्टीवेट करना, ठीक है, ठीक है ना? समझ में आ रहा ना कि क्या मैंने क्या बोला कि कृषि का इंग्लिश होता है एग्रीकल्चर, ठीक है। अब एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड से मिलके बना है। अब लैटिन वर्ड से 2 वर्डों से मिलके बना है, ठीक है, लैटिन के 2 वर्डों से मिलके बना है। कौन कौन से? तो एक एगर और एक कल्चरा। अब एगर का हिंदी होता है, या एगर का मतलब होता है क्या कि भूमि, मृदा या सॉइल, ठीक है, एक ही हुई, मिट्टी भी कह सकते हो। अब कल्चरा किससे आई है? तो कल्टीवेशन से, यानी कल्टीवेट करने से। कल्टीवेट का हिंदी क्या होता है? खेत जोतना। यहां तक क्लियर ना? क्लियर हो रहा है तो जल्दी से बताते चलो, ठीक है, बताओगे नहीं तो मजा कहां से आएगा, ठीक है, ठीक है ना? बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है, एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा है, मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना?
ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर की बातें कर ली कि इसका क्या क्या मीनिंग होता है। एगर का मीनिंग क्या होता है कि मृदा होता है, और कल्चरा का मतलब क्या होता है कल्टीवेट करना यानी खेत जोतना। अब यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि एग्रीकल्चर मतलब कृषि क्यों करना पड़ता है। कृषि क्यों करना पड़ता है। आप तो ये जानते हो कि मूलभूत आवश्यकताएं हम लोगों में कौन कौन सी चीजें हैं। मूलभूत आवश्यकताओं की बात करें तो क्या, देखो मूलभूत आवश्यकताओं मतलब क्या कि मतलब हमारे जीवन में, ठीक है, हम लोगों के जीवन में कौन कौन सी चीजें या क्रिया हम लोगों के लिए काफी लाभदायक है, ठीक है, या उपयोगी है। तो कौन कौन सा हो गया, एक रोटी कपड़ा और मकान हम कह सकते हैं क्या। क्या मैं रोटी कपड़ा और मकान कह सकता हूं। आप बताओ, बताओ मैं कह सकता हूं क्या रोटी कपड़ा और मकान। डायलॉग सुने हो क्या, ठीक है। रोटी कपड़ा और मकान, तुम्हारे पास क्या है, मां है ना। चलो ये हो गई ना बातें। अब देखो रोटी कपड़ा और मकान ये हमारे मूलभूत आवश्यकताएं, ठीक है, मूलभूत आवश्यकताएं। अब देखो ये तीनों चीजें हम लोगों से कहां से उत्पन्न होती है, या किसी ना किसी फसले से, या किसी ना किसी पौधे से, किसी ना किसी पेड़ से। अब जैसे बात करो रोटी को, ठीक है, रोटी ये नहीं कि आप जो आटा से बनता है, मतलब रोटी मतलब अनाज, ठीक है, अन्न जो भी खाते हैं। अब कपड़ा से मतलब ये नहीं कि जो कपड़ा पहनते हैं वो ही नहीं, ठीक है, जो भी हो पर्दा बेडशीट ये सारी चीजें मतलब जो भी रेशे से बने हो, ठीक है। अब रेशा कहां से आता है, तो पौधे से, जैसे में कपास की खेती होती है, जूट की खेती होती है, ठीक है। अब मकान से क्या, ईटा ये सब नहीं, ठीक है। अब मकान मतलब जो रह रहे हैं वो किससे, आप देखो ना अपने घर में देखो, इधर उधर देखो, बेंच टेबल, ठीक है, यही तो चौखट बोलते हो, चौखट और दरवाजा, ये सारी चीजें किससे मिली है, लकड़ी से बनी है ना। लकड़ी कहां से आई, ये नहीं ना कि भगवान जी आशीर्वाद दे दिए आ गया, नहीं ना, खेती हुई थी इसकी, मतलब खेती नहीं पौधे लगे थे ना। अब पौधे को हम लोग काट काट के फिर लकड़ी अपनी जरूरत के हिसाब से या मतलब उपयोग लाते रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया कि रोटी कपड़ा और मकान ये तीनों हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए काफी उपयोगी है, ठीक है, यानी हम बोले तो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अब देखो यही सब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करे उसी को तो हम कृषि कह सकते हैं ना, उसी को हम कृषि कह सकते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं, आप इधर ध्यान दो, ठीक है। बगल में ये मत सोचो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप अगर क्लास कर रहे हो तो इधर फोकस करो, ठीक है। जैसे घोड़े को देखे हो, यहाँ पे दोनों पट्टी लगा रहता है कि उसको फोकस किया जाए कि वो वहां पे सामने देखे, ठीक है, और रास्ते को देखे। ठीक उसी प्रकार आप भी पट्टी लगा लो, ठीक है। ये नहीं कि पट्टी लगा लो घोड़े की तरह, नहीं नहीं नहीं, आप लोग बहुत अच्छे इंसान हो, वेरी वेरी क्यूट, एकदम क्यूट सा लड़के हो, क्यूट से बच्चे हो आप लोग, ठीक है। तो चलो ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो मैंने बात की कि ये जो मैंने बोला, ये जो मूलभूत आवश्यकताएं के बारे में बात किए वो क्या हो गई, तो उसकी अगर पूर्ति हो हम लोगों को, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कृषि। तो यहां से एक परिभाषा निकल गया, क्या निकल गया, क्या निकला भाई, सुनो ना, सुनो। देखो कृषि वह क्रियाकलाप है या क्रिया है, बोल सकते हो ना कि कृषि वह क्रियाकलाप या क्रिया है जिससे हमारे यानी मानव जातियों के, मनुष्यों के या मानव जातियों के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कृषि कहेंगे। समझ में आ रहा ना। अब देखो आपके बुक में क्या लिखा गया है वो आप यहां देखना कि आपके बुक में यहां लिखा गया है कि कृषि मनुष्य समुदाय की वह कार्यकलाप है जिसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के संसाधनों के इष्टतम उपयोग के द्वारा भोजन वस्त्र के लिए रेशे जलावन का उत्पादन है। अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि देखो आप लिखा क्या है, कृषि मनुष्य समुदाय का वह कार्यकलाप है जिसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए, जैसे मैं यहाँ भोजन के द्वारा भोजन, तो मैंने रोटी बोला, ठीक है। वस्त्र के लिए यानी मैंने कपड़ा बोला, फिर रेशे मतलब कपड़ा हुआ, फिर जलावन का उत्पादन हम लकड़ी से करते हैं, तो मकान मतलब हम लोगों ने लिया। तो क्या मैंने जो परिभाषा दिया वो आपसे मिल रहा है, क्या आप सहमत हो इससे, क्या आप सहमत हो। चलो मैं फिर से बताता हूं वो क्या था परिभाषा, आप इसको भी याद कर सकते हो, ठीक है, इसको भी याद कर सकते हो, या मैंने जो बोला वो भी याद कर सकते हो। एक बार इसे सुन लो, क्या मैंने बोला कि कृषि वह क्रिया या क्रियाकलाप है जो मानवों की
ठीक है, मानवों की या मनुष्यों जातियों की या मानव जातियों की, मानवों की या मानव जातियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, उसे हम लोग कृषि कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा ना। अगर किताब से चलते हो तो किताब में क्या लिखा गया, कृषि मनुष्य समुदाय का वह कार्यकलाप है, कृषि मनुष्य समुदाय का वह कार्यकलाप है जिसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के संसाधनों के इष्टतम उपयोग के द्वारा भोजन, वस्त्र के लिए रेशे, जलावन का उत्पादन है। ठीक है, अब इंग्लिश में क्या लिखा गया है उसके भी देख लो आप। एग्रीकल्चर इज द एक्टिविटी ऑफ मैनकाइंड प्राइमरीली एम्ड टू, मतलब प्राथमिक उद्देश्य, प्राइमरीली एम्ड टू यानी प्राथमिक उद्देश्य, एट प्रोडक्शन ऑफ फूड, प्रोडक्शन यानी भोजन का उत्पादन करना, फाइबर, फ्यूल, जलावन, विथ ऑप्टिमम यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल रिसोर्सेज। ठीक है, ठीक है, संसाधनों के इष्टतम उपयोग को हम लोग ये कृषि कह सकते हैं। तो यहां पे हम लोग परिभाषा भी जान लिए। अब परिभाषा भी जान लिए, आपके मन में होगा कि सर ये जो ऊपर में पैराग्राफ छोड़ क्यों दिए? छोड़े नहीं, अब बता रहे हैं। देखो देखो, अब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा गया कृषि मनुष्य मात्र का वह क्रियाकलाप है जो पृथ्वी के संसाधनों के इष्टतम उपयोग को दर्शाया गया है। अब जैसे 5F यहाँ पे ये लिखा गया कि जो 5 उद्देश्यों को पूर्ति करता है। कौन कौन से 5 उद्देश्य जो अंग्रेजी के F अक्षर से शुरू होते हैं? वो कौन सा? एक फूड, एक फीड, एक फोडर और एक फाइबर और एक फ्यूल। ठीक है, ठीक है ना। क्या क्या बोला मैंने? क्या क्या बोला मैंने? कि फूड, फीड, फोडर, फाइबर, फ्यूल। अब देखो, फूड का मतलब भोजन, ठीक है, फूड का मतलब भोजन, दाना का मतलब फीड, चारा का मतलब फोडर, रेशा का मतलब फाइबर और जलावन का मतलब फ्यूल। ठीक है, ठीक है ना। ये पांचों जो अक्षर से मतलब इंग्लिश वर्ड के F अक्षर से शुरू होते हैं, ये हमारे पांचों उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ठीक है ना, आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। मैं ये इधर क्यों हट रहा हूं? क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले सके या नोट कर रहे हो तो नोट कर सके। ठीक है, तो मैं पीछे मतलब मैं इधर साइड हटूं तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। मतलब ऐसा नहीं कि आप मुझे बोलो कि मैं साइड हट जाऊं, मैं खुद ब खुद हट जाऊंगा। ठीक है, ठीक है ना। 30 सेकंड या 1 मिनट के बाद मैं हट जाऊंगा और आप स्क्रीनशॉट और वो ले लेना। ठीक है, मैं हर एक पैराग्राफ को आपको लिखने का मौका जरूर दूंगा और नोट्स अच्छे से बनाते जाना। अगर नोट्स चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, क्योंकि अगर कुछ यहाँ पे गलती हो जाती है ना, बोलने के क्रम में अगर गलती हो जाए या कुछ छूट जाए कि मैं इसमें से ना कुछ बोल सकूं, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया जाता है या डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगा आपको, वहां से आप देख लेना। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो, यहां तक तो बातें कर ली कि अब मैंने क्या क्या बातें की। मैंने क्या क्या बातें की? पहले कृषि के बारे में बता दिया कि कृषि कहां से आया है, कौन से वर्ड से मिलके बना है, और कृषि का परिभाषा बता दिया और कृषि को अच्छे से समझा दिया। ठीक है, कृषि को अच्छे से समझा दिया। अब चैप्टर का नाम ये कृषि का परिचय देना है और पहला टॉपिक क्या है कि कृषि की परिभाषा और कृषि का संक्षिप्त इतिहास बताओ। अब चलते हैं कि कृषि का परिभाषा तो हम लोग देख लिया, अब चलते हैं कृषि का संक्षिप्त इतिहास। ठीक है, अब देखो संक्षिप्त इतिहास में मैं आपको ले चलता हूं महाभारत रामायण के समय में। अब देखो, महाभारत और रामायण के समय में कि जब भी शुभ समारोह होता था, ठीक है, शुभ समारोह या होता था या शुभ घड़ी होती थी या कोई राजा महाराजा अगर किसी युद्ध में जा रहे होते थे तो अक्षत दिया जाता था। अब अभी भी अक्षत दिया जाता है, शादी समारोह में या किसी भी शुभ घड़ी में दिया जाता है अब भी अक्षत। तो अक्षत किस चीज का रहता है? चावल का ना। अक्षत मतलब चावल, अक्षत मतलब इसी का मतलब समझ जाओ, पर्यायवाची चावल, अक्षत मतलब चावल। अब उस समय भी महाभारत के समय में, युद्ध के समय, युद्ध में कोई जा रहे होते थे तो उनकी पत्नी या उनकी माएं उनके जेब में एक रुमाल में बांध के अक्षत रुमाल में बांध के दे देते थे। ठीक है, तो उस समय भी तो चावल की खेती होगी तभी तो आया होगा। ये नहीं ना कि राम भगवान बोले कुछ मंत्र पढ़ के मतलब चावल गिरा दिए होंगे, ऐसा तो नहीं ना, ऐसा तो नहीं ना हुआ होगा। सहमत हो ना? सहमत हो ना? ठीक है, सहमत हो ना मेरे से कि ऐसा तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो चावल की खेती होती होगी तभी तो वो अक्षत मतलब चावल ही आया। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना? तो मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि उस समय भी अगर चावल की खेती होती होगी कहीं ना कहीं, हाँ, लेकिन उस तरह से नहीं होती होगी, उस पर ज्यादा फोकस न दिया जाता होगा जैसे कि आज मिल रहा है, आज दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये इतिहास की बात है। ठीक है, उस समय से चली आ रही है, उस समय से खेती होती जा रही है। ठीक है, और होती आ रही है। तो ये बातें की हम लोगों ने। अब देखो, कृषि का परिचय
मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे हम लोगों के भी देखो, हम लोग भी पहले बंदर जाति के थे ना, अभी भी हम बंदर पूर्वज मतलब बंदर जाति के। पहले 5-6 में नहीं पढ़े हो क्या? 5-6 में बायोलॉजी में नहीं पढ़े हो कि क्या, कि पहले हम लोग बंदर थे, फिर धीरे धीरे मतलब लंगूर थे, ऐप थे, फिर धीरे धीरे हम लोग उसके प्रकृति के विकास होते गया हम लोगों में, तो हम लोगों ने ऐसा रूप धारण किया, हम लोगों में विकास होता चला गया। ठीक है, विकास होता चला गया। तो पहले जो था मनुष्य को होमोसेपियंस, मतलब पहले नहीं, अब बायोलॉजिकल वर्ड में होमोसेपियंस नाम दिया गया है। ठीक है, होमोसेपियंस नाम दिया गया। अब बायोलॉजिकल नेम क्यों रखा जाता है? क्योंकि देखो हर एक क्षेत्र में हर एक अलग अलग बोली होती है। ठीक है, अलग अलग किसी को बोला जाता है, किसी सब्जी को भी अलग अलग तरह से बोला जाता है। ठीक है, अब भिंडी को हम लोग मतलब लेडी फिंगर को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्या बोलते हैं? भिंडी। मेरे साइड तो भिंडी बोला जाता है, और कई और के शायद रामतोरई ऐसा ही कुछ बोला जाता है। ठीक है, मुझे उतना नहीं पता, लेकिन हाँ, लेकिन जैसे जैसे आप क्षेत्र बदलते जाओगे वैसे वैसे आपकी बोली में भी थोड़ा थोड़ा मिठास, थोड़ा थोड़ा कड़वाहट आते रहेगा। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना। मतलब सबके अपने अपने बोलने के तरीके होते हैं, अपने अपने क्षेत्र के अलग अलग भाषा होते हैं। तो देखो अब हर एक को एक साथ रखने के लिए अब इंटरनेशनल लेवल पे तो एक ही को मान्यता मिलेगा ना, तो उसके लिए एक बायोलॉजिकल नेम दिया जाता है या साइंटिफिक नेम दिया जाता है। तो हम लोगों का यानी मानवों का साइंटिफिक नेम या बोलो तो बायोलॉजिकल नेम क्या था? होमोसेपियंस। इसको याद रखिएगा, होमोसेपियंस। और एक और बात याद रखिएगा कि मानवों की जो प्रकृति होती है वो शाकाहारी होती है। ये अलग बात है कि जैसे जैसे हमारे में विकास होते गया तो हम मांसाहारी होते गए। ठीक है, अब देखो ना, मांसाहारी भी कोई बुरी चीज नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो ना, अभी जो बॉर्डर पे रह रहे हैं हमारे सैनिक, ठीक है, सैनिक जो रह रहे हैं वो तो ऐसे ही खा रहे हैं ना, कई कई तो कच्चे भी खाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से काफी ज्यादा प्रोटीन मिलता है, काफी मतलब कुछ मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, जिससे उनको मतलब सहन करने में काफी सहूलियत मिलती है। उतने ठंड में रहते हैं, उससे गर्मी मिलती है, मांस खाने से गर्मी बढ़ती है। ठीक है, तो वो उतने ठंड में रह रहे हैं बेचारे, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, सुरक्षा कर रहे हैं हम लोगों की, तो उनको तो मांस खाना ही होता है। ठीक है, बहुतों की जगह मछली पालन भी हो रहा है, और हमारे इधर भी मछली पालन हो रहा है। ठीक है, अगर किसी को चाहिए मछली खरीदना हो, चाहे कुछ भी करना हो, आ जाना। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ऑफर नहीं दे रहा हूँ, बस आ जाना। बस मैं बता रहा हूँ कि मछली पालन हो रहा है मेरे इधर, मतलब अपने तालाब में हो रहा है, मेरे मतलब मेरे नहीं, मतलब अपने पूर्वज के। ठीक है, उस समय से ही आ रहा है, तो अभी भी मछली पालन हो रहा है काफी। मतलब इतनी दी छोटी छोटी उसकी मछली की बीज लोगे ना, मछली का बीज भी आता है, मतलब छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, उसको एक गुब्बारे में बैलून की तरह, जैसे पन्नी होता है ना, पॉलीथीन। ठीक है, हम लोगों के इधर तो पन्नी बोला जाता है, पन्नी। आप लोगों के इधर क्या बोला जाता है पता नहीं। तो उसमें कुछ पानी डाल के, और उसमें मतलब 10-15 मछली डाल के, फिर फूक के, मतलब बैलून की तरह उसको बना के फिर लाया जाता है। फिर उसको जब बीच में नहीं खोलना होता, क्योंकि वो फिर मरने का चांस बढ़ जाता है मछली का, तो फिर आके तालाब में ही खोलना पड़ता है। हम लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, बहुत मजा आता है। फिर कभी अगर मेरे तालाब में आएगा तो मैं वीडियो जरूर बना के आपको अपलोड कर दूंगा। जैसे मरुआ की खेती का वीडियो बना हुआ है ना, ठीक उसी प्रकार हम लोग भी बना के, अगर आए तो आएगा जरूर, तो फिर कभी भी हम आपको डाल देंगे। ठीक है, तो आप देख लेना। तो आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करते हो ना तो मन से मतलब आप लोगों के प्रति और समर्पण और प्यार सा बढ़ जाता है, क्यूटी से बच्चे के लिए। ठीक है, तो चलो ये मैंने बता दिया कि मानव शाकाहारी प्रकृति को थे। जैसे जैसे हम लोग में विकास होते गया, हम लोगों में बुद्धि आती गई, तो उस प्रकार से हम लोग मांसाहारी प्रवृत्ति के होते चले गए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो अब देखो, अब बात करते हैं कि पहले आदि मानव थे, मतलब हम लोगों के ही जाति के लोग थे, पूर्वज थे, वो ऐसा ही जंगल में कंदमूल तो जैसे लगा हुआ था वो सारे तोड़ तोड़ के खाते चले गए। अब धीरे धीरे उनमें बुद्धि हुई। ठीक है, तो वो मांस को खाने लगे। अब मांस को भी खाते खाते बस ऐसे ही कच्चे खा लेते थे। अब पकाने की भी बुद्धि आई। ठीक है, विकास हुआ उसमें, तो पका के खाते हैं। ठीक है, अब देखो पकाने, अब फिर धीरे धीरे कोई आविष्कार होते गया। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या मैंने बताया कि अब देखो इसको भी 3 प्रकार में बांटा गया, एक प्राक वैदिक काल, एक वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल। तो ठीक है, पहले प्राक वैदिक काल में चलते हैं,
प्री वैदिक पीरियड में कृषि, इसमें उस समय कैसी थी? तो ठीक है, ईसा के लगभग 10,000 वर्ष तक मनुष्य भोजन के लिए शिकार अथवा वनस्पति भोज्य पदार्थ का संग्रहण पर आश्रित रहा है। ठीक है, 10,000 ईस्वी तक सिर्फ वनस्पति भोजन पे ही आश्रित था। फिर उसके बाद 8700 से 7500 के बीच पशुपालन से मानव की कृषि का आविष्कार होते चला गया, मतलब मानव कृषि का आधार था। ठीक है, अब ईसा पूर्व लगभग 7500 में गेहूं और जौ की खेती हुई। ठीक है, गेहूं और जौ की खेती हुई कब? 7500 से। अब आगे बात करते हैं कि जब ईसा पूर्व 6000 में जो पालतू पशुओं थी उसको मांस खा के, मतलब पालतू को, मतलब किसी भी पशुओं को पाल के फिर उसके मांस को खा के, मतलब ऐसा चल रहा था। तो ये 6000 ईस्वी तक था, ईसा पूर्व तक। ठीक है, 6000 ईसा पूर्व तक था। अब बात करते हैं कि अब ईसा पूर्व 3500 से देखो 4400 में पहले मक्का, फिर ईसा पूर्व 3500 में आलू की खेती हुई। ठीक है, 4400 में मक्का की और 3500 में आलू की खेती शुरू हुई। अब उसके बाद ईसा पूर्व 3000 में एक क्रांतिकारी अन्वेषण हुआ जब मनुष्य ने पहला हल बनाया। ठीक है, पहला हल बनाया। ठीक है, पहला हल बनाया कब? तो 3000 में। अब देखो जो लाइनिंग किया हुआ है उसको आप नोट करते जाओगे या स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब अगर स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो बाद में आप जब नोटबुक में लिखोगे तो आपको ये सारी चीजों को डेटिंग बाय डेटिंग अच्छे से लिख देना है। ठीक है, तो आपको याद रह जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि 3000 में एक क्रांतिकारी अन्वेषण हुआ जिससे हल बना। अब देखो हल बनने से क्या हुआ कि पहले ऐसे ही छींट देते थे। ठीक है, कोई खरपतवार इसको हटाया नहीं, कोई भी घास भूस को हटाया नहीं, बस ऐसे ही बीज को छिड़क दिए, बस जैसे मन तैसे उग गया, खा लिए। अब हल का निर्माण हो गया, हल का आविष्कार हो गया, तो उसको अच्छे से सारे जो खरपतवार थे उसको हटाए, फिर अच्छे से उसमें क्यारी बनाए, फिर बीज डाले। ठीक है, अब धीरे धीरे तकनीकी आविष्कार होती गई। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे यंत्र बने, कृषि यंत्र बने। ये आपको क्लास 12 में चैप्टर नंबर 6 या 7 में है। ठीक है, या इसमें भी आप चलोगे ना, आगे टॉपिक में चलोगे, इसी चैप्टर में है, इसी चैप्टर के और दूसरे टॉपिक में है, 7 नंबर टॉपिक है इसमें शायद, कृषि यंत्र के नाम से। ठीक है, तो उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कौन कौन सा यंत्र आता है। ठीक है, इसमें हम अभी ऐसे ही चल रहे हैं। ठीक है, अब इतिहास की बात कर रहे थे, तो अब देखो ट्रैक्टर के आविष्कार के पूर्व ये हल ही कृषि का मेरुदंड था। अब ट्रैक्टर तो आजकल ना आया, पहले तो हल ही था, मतलब अपने से या बैल को ले लो या खुद से भी, कई लोग तो खुद से हल को पीछे से पकड़ के अपने मतलब पीठ में रस्सी बांध के, ठीक है, या कमर में रस्सी बांध के आगे चल रहे होते थे। ठीक है, पहले भी। अब ना ट्रैक्टर आ गया है, कल्टीवेटर आ गया, बहुत सारे अच्छे अच्छे मशीन यंत्र आ गए हैं। ठीक है, जिससे किसानों की बहुत ही अच्छा सा लाभ पहुंचा है। ठीक है, अब बात करते हैं ईसा पूर्व 2300 से चना, सरसों, कपास की खेती शुरू हो गई, और ईसा पूर्व 2200 से महत्वपूर्ण फसल धान की खेती शुरू हो गई थी, जो कि भारतवर्ष में शुरू हुई थी। ठीक है, यहां से लगभग कृषि का अच्छा सा, ठीक है, अच्छे से शुभारंभ हो गया था, जैसे हम लोगों का क्लास 11 का बैच का शुभारंभ हो चुका है। ठीक उसी प्रकार लगभग ईसा पूर्व 2200 से धान की खेती शुरू हो गई थी, जिससे कि कृषि में आविष्कार होते गया। ठीक है, फिर धीरे धीरे लोहे की खोज हुई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वैदिक काल में कृषि। ठीक है, वैदिक काल में कृषि, अब वैदिक काल में पढ़ते हैं। ठीक है, वैदिक पीरियड में आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। ठीक है, ले लो। ठीक है, अब वैदिक काल में हम लोग चलते हैं। तो वैदिक काल में क्या था कि मानवों की नई नई फसलों की खेती शुरू कर दी थी, मतलब कुछ रिसर्च करना शुरू कर दिया था मानव। ठीक है, मानव हमेशा से बुद्धि में तेज होता है, और बिहार के तो और भी, है ना। तो एक लाइक तो बनता है यार, बिहार के नाम पे तो एक लाइक बनता है ना। चलो अब बात कर रहे थे कि वैदिक काल में, ठीक है, वैदिक पीरियड में धीरे धीरे नई नई खेतियों की आविष्कार होती चली गई थी। ठीक है, मतलब धीरे धीरे हम लोग नए नए फसल को उगा रहे थे। ठीक है, पहले यही था कि धान, आलू ये सब हो गया, बस हो गया। अब धीरे धीरे उसमें अच्छे से कपास की खेती भी करने शुरू हो गई थी। ठीक है ना। अब धीरे धीरे नई फसल को आने के लिए इसमें रोपण शुरू कर दिया था हम लोगों ने। अब बात करते हैं कि
और ईख की भी शुरू हुई थी किसमें, तो वैदिक पीरियड में भी ईख की खेती शुरू हो गई थी। ठीक है, वैदिक खेती में ईख की खेती का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब देखो इसी में लोहे की खोज हुई थी जो कि ईसा पूर्व 1400 में हुई थी। इसको भी नोट कर लेना क्या, कि 1400 ईस्वी में लोहा की खोज हुई थी। ठीक है, जिससे कि देखो लोहे की खोज होने से क्या हुई कि बहुत सारे यंत्रों को बनाने में काफी सहूलियत मिली। कुदाल बन गया, ठीक है, कुदाल बन गया, खुरपी, हम लोग तो खुरपी कहते हैं, पता नहीं हैरो या ऐसे ही कुछ है नाम आप लोगों के इधर, पता नहीं, लेकिन मेरे इधर तो खुरपी कहा जाता है। ठीक है, खुरपी, कुदाल, हसुआ, ठीक है, हसुआ, ये सारे चीजों का आविष्कार होते चला गया। जब लोहे का आविष्कार होता गया तो उसका आकार बदलते बदलते डायलॉग याद आया होगा। ठीक है, लोहे को बदल के आकार क्या होता था वो छोड़ो आप, मुझे याद नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं फिल्म उतना देखता नहीं। ठीक है, अब देखो लोहे की खोज हुई थी जो कि ईसा पूर्व 1400 में हुई थी। कितने ईस्वी में हुई थी भाई, कितने ईस्वी में हुई थी लोहे की खोज, तो 1400 ईस्वी में लोहे की खोज हुई थी। अब उसके बाद इसके पूर्व कांसों के यंत्र, देखो कांस के यंत्र और उपकरण बनते थे। अब लोहे के बनने लगे तो काफी सहूलियत मिली, ठीक है, और सस्ता भी मिलता था और सबसे। अब देखो, अब इसके खुरपी, कुदाल, हल के लिए लोहे के फार इत्यादि अपेक्षाकृत बहुत सारे मतलब कृषि यंत्र का निर्माण होते चला गया। अब देखो ईसा पूर्व लगभग 1500 ईस्वी में सिंचाई की शुरुआत हुई थी। इसको भी ध्यान रखना कि 1500 ईस्वी में सिंचाई की शुरुआत हो गई थी। कि सिंचाई मतलब क्या, कि जैसे प्लांटेशन होता है ना, मतलब इरिगेशन। ठीक है, प्लांटेशन नहीं, इरिगेशन, मतलब सिंचाई मतलब क्या, कि मतलब पहले ऐसा ही होता था कि चलो जब वर्षा हो गई तो मतलब फसल का उत्पादन हो गया, हम लोग खा लिए। अब मतलब लगभग 1500 ईस्वी से सिंचाई का शुभारंभ हुआ था, मतलब शुरुआत हो गई थी। अब सिंचाई करने को भी हम लोग शुरू कर दिया था। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं कि वैदिक काल में, ठीक है, वैदिक पीरियड में क्या हुआ था कि पोस्ट वैदिक पीरियड में कृषि, उत्तर वैदिक काल में कृषि। अब देखो सबसे पहले कृषि समाज के मतलब था ना कि उत्तर वैदिक काल में ही अब कृषि सबका मेरुदंड बन चुका था। मतलब कृषि ही सबसे ज्यादा आधार था, हम लोगों के जीवन का आधार था। ठीक है, इसी से जीवन यापन हो रहा था। तो इसमें देखो कि क्या लिखा गया है कि यहां पे देखो आप, इसके यहां पे लिखा गया है कि आलू, पपीता, शकरकंद, टमाटर, मिर्च, मूंगफली, तंबाकू, रबर, अमरूद, अनानास, शरीफा, काजू, अनार क्या होता है और कैसा होता है। आज इन चीजों को जीवन के दुष्कर हैं। लगभग ये सारी फसलें पुर्तगाली, ठीक है, ये सारी फसलें पुर्तगाली अन्वेषक और व्यापारियों ने भारतवर्ष तक पहुंचाई थी। ठीक है, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं, आलू, पपीता, शकरकंद, टमाटर, मिर्च, तंबाकू, रबर, यहां तक कि चाय भी, ये सारे व्यापारी जो आए थे, ठीक है, पुर्तगाली जो व्यापारी आए थे, ये सारे चीजें हम लोगों में छोड़ के चले गए। अभी जो वेस्टर्न कपड़ा पहनते हैं, वेस्टर्न वस्त्र को हम लोग धारण करते हैं, ड्रेस को धारण करते हैं, वो सारे भी, ठीक है, जो बाहर से आए हम लोगों पे उपनिवेश करने के लिए, इतिहास में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो वो सारे जो आए वो हम लोगों पे छाप छोड़ के चले गए। और ऐसी आदत, और एक बात हम लोगों में खासियत है, भारतवर्षों में खासियत ये है कि जब हम लोग किसी के परिधान को हम लोग देख लेते हैं या किसी भी सामने की चीजों को देख लेते हैं तो उसको हम लोग कभी भूलते नहीं और अपनी आदत के स्वरूप में बनाना चाहते हैं। ठीक है, अपनी आदत बनाना चाहते हैं, और वही प्रवृत्ति हम लोगों में आज भी है, पहले भी थी। तो उसी का नतीजा है कि हम लोग ये सारे चीजों की खेती करने लगे, चाय की खेती करने लगे। अब देखो चाय की खेती करते और सारे दिखावे में किए। ठीक है, कि उसके उन्होंने किया, हम लोगों से करवाया, जो व्यापारी आए हुए थे बाहर से उन लोगों ने किया, हम लोगों ने सीखा। ठीक है, और ऐसी हालत आ गई कि हम लोगों ने पूरे विश्व को चाय की निर्यात कर रहे हैं। ठीक है, चाय को अपने यहां से भेज रहे हैं। ठीक है, और ये प्रवृत्ति काफी अच्छी है, काफी अच्छे आप लोगों में होनी चाहिए। क्या कि अगर आप देख रहे हो कि कोई बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है और आपके क्लासमेट काफी अच्छे से पढ़ रहा है, तो आप ऐसी प्रवृत्ति खुद ब खुद आ जाएगी। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो खुद ब खुद आ जाता है कि मैं इससे आगे निकलूं। ठीक है, और इससे बहुत आगे जाओगे। ठीक है, और ऐसे ही प्रवृत्ति इसमें भी हुई थी। तो ये मैंने बात किया। अब देखो गन्ना, अनेकों दलहनी फसल, विशेषतः फलों का राजा आम विश्व को
भारतवर्ष की देन है। अब आम की जो खेती शुरू हुई थी, आम की जो उत्पादन हुआ था वो भारतवर्ष में शुरू हुआ था। जैसे धान की फसल, यहाँ पे देखो धान की फसल विश्व को भारत की ही देन है। धान की फसल, आम, ठीक है, ऐसे ही कई सारे दलहनी फसल, ये सारे भारतवर्ष की देन है। इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। ये हम लोगों में किसमें हुई थी? तो वैदिक पीरियड में हम लोगों की खेती हुई थी, ठीक है। किसमें हुई थी? तो वैदिक पीरियड में, ठीक है। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता जो आप नाम सुने होंगे इतिहास में, जो हड़प्पा सभ्यता थी, उसमें भी कई सारे जब खुदाई हुआ, खोज हुआ उसके अंदर से, तो वहां से कई सारे धान की खेती, मक्का की खेती की बीज, या बोलो तो उसके खेतों की जो खेत की जो लंबाई होती थी, वो सारी चीजें वहां पे अभी भी मिल रही थी, ठीक है, मिली थी। यानी इससे पता चलता है कि उस समय भी हड़प्पा में और सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि हो रही थी, ठीक है। इससे ये पता चलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो उस समय यहाँ गेहूं, जौ, तिल, मटर, खजूर, कपास फिर आदि की खेती होती थी, ठीक है। ऐसा पता चला था, ठीक है, ऐसा पता चला था। क्या लिखा गया यहाँ पे देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास तथा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई में बतलाया है कि उस समय, ठीक है, उस समय यहाँ गेहूं, जौ, तिल, मटर, खजूर, कपास, मसूर आदि की खेती होती थी, ठीक है। अब देखो उस समय तो लोहे की खोज नहीं हुई थी, ठीक है। अब देखो लोग ना लकड़ी के हल और पहिए का प्रयोग करते थे पहले। अब लकड़ी के हल, अब धीरे धीरे लोहे का बना, तो धीरे धीरे हम लोहे का, ठीक है, लोहे का उपयोग करने लगे हल के समय, ठीक है। तो ये हुई। अब देखो यह सभ्यता जो है वो लगभग 3000 से 7500 तक फली फूली थी। कौन सी सभ्यता? तो सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने बात किया। अब देखो यहाँ पे है कि यहाँ ईसा पूर्व लगभग 2500 में मरवा की एवं कई दलहनी फसलों की खेती होती थी, ठीक है। मरवा की खेती, हम वीडियो अपलोड है, वहां जाके देख लेना, ठीक है, ठीक है ना। कैसी रुपाई होती है, किस सीजन में होती है, तो उसके बारे में दे दिया गया है। काफी अच्छे से आपको प्रैक्टिकल वीडियो की तरह दर्शाया गया था। जब रोपण हो रहा था उस समय का वीडियो था वो, ठीक है। तो वहां पे जाके आप देख लेना या नीचे लिंक मिल जाएगा। तो देखो अब ईसा पूर्व 2500 में मरवा की खेती का शुरू हो गया था। अब देखो उससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे ये बताना भूल गया कि वहां के लोगों ने रुई से विनौला निकालना, गिनिंग, ठीक है, गिनिंग करना, धागा बनाना, मतलब रुई से, ठीक है, रुई से ही, जैसे कपास होता था, कपास में रुई होता था, उसको निकाल के फिर उससे धागा बनाना, गिनिंग करना, स्पाइनिंग करके फिर वस्त्र को धारण करना, वस्त्र के रेशे को बनाना, फिर उस सारे को चीज को जोड़ के एक वस्त्र बनाना, ठीक है। उस समय हो रहा था, उसी समय से हो रहा था। अब देखो बाद में गेहूं, कपास, तीसी, अन्य दलहन और मोटे फसलों की खेती यहाँ होने लगी, ठीक है। उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है कि इस अवधि में सिंचाई को उन्नत करने के प्रयास होते रहे, जैसे लाटा, कुरी, मोठ एवं रहट इनकी प्रयास के प्रतिफल थे। समझ में आ रहा है? ये हम लोगों का इतिहास था, ठीक है। अब इतिहास था, ये सारे हो गए। अब बात करते हैं लास्ट इतिहास, मतलब इतिहास में लास्ट टॉपिक वो क्या है कि आधुनिक कृषि का इतिहास, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, ठीक है। अभी जो चल रहा है उसके बारे में बताया गया कि उसमें क्या क्या है। ये आप देखो कि उसमें क्या क्या है कि आधुनिक कृषि जो है, देखो आधुनिक कृषि में क्या क्या आ गई कि वैज्ञानिक, जैसे आप देखो कि ऐसा होता है कि रात में आपको मतलब फल को पका के मार्केट में मिल जाता है, ठीक है, ठीक है ना। अब उसमें देखो एक ही रात में फसल को पका दिया जाता है रसायन की मदद से। एक सुई आती है, ठीक है, मतलब पौधा में लगा हुआ ही है, कोई सब्जी या कोई फल लगा ही हुआ है, एक सुई दे दो, रात में एकदम इतना बड़ा सा हो जाएगा और उसको काट के बेच दो, ठीक है। इससे हाँ हमारे स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन अब किसानों की लत बन चुकी है, ठीक है, आदत बन चुकी है। और बने भी क्यों ना, क्योंकि उन्हीं से तो मुनाफा हो रहा है, ठीक है, उन्हीं से तो मुनाफा हो रहा है और हम लोग भी खाना वही चाहते हैं, ठीक है। इसलिए अब देखो आधुनिक कृषि की इतिहास की बात करें, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर की बात करें तो आधुनिक कृषि का इतिहास मुख्यतः पौधे के पोषण के वैज्ञानिक आधार के इर्द गिर्द केंद्रित रहा है, ठीक है, इर्द गिर्द केंद्रित रहा है। किसमें? वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार से, ठीक है। अब देखो पौधे संरक्षण के लिए नए नए रसायनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिससे कि पौधे संरक्षित रहे, पौधे का मतलब फसलों का इतना दोहन ना हो, ठीक है, इतना हरास ना हो हम लोगों का, इसलिए रसायन का प्रयोग करते हैं,
ठीक है, हर एक चीज में रसायन होता है। ठीक है, आजकल के कृषि में, हर आधुनिक कृषि की बात करें तो हर एक चीज में रसायन होता है। खरपतवार को मिटाना है, रसायन छिड़क दो। ठीक है, रसायन छिड़क दो, बस हो गया। ठीक है, फसल को पकाना है, रसायन मार दो, हो गया। ठीक है, फसल पक के तैयार हो गया। तो ये बात हुई। अब देखो मॉडर्न में तो साइंटिस्ट भी होंगे, तो देखो पादप पोषण पर यहां पे देखो पादप पोषण पर कार्मिक वैज्ञानिक वॉन हेलमोट ने यहां पे है वॉन हेलमोट ने लोगों ने प्रयोगों में मिला क्या खोजा, क्या बतलाया कि कितने ईस्वी में, तो कितने ईस्वी में 1577 से 1664 के मध्य में बताया कि क्या बताया कि जो पौधे जो होती है, क्या बताया आप यहां देखो कि सिद्धांत वनस्पति का आधार जल है। ठीक है, वनस्पति का आधार जल है। ठीक है, ये बताया था किन्होंने, वॉल हेलमोट ने। और 1674 से 1771 के बीच में जेथरो टूल नामक एक कृषि वैज्ञानिक ने हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नामक एक किताब लिखी थी। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। कौन सा किताब लिखा था, कौन सा किताब, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। ठीक है, कितने ईस्वी में, तो 1674 से 1771 के बीच में। किसने, जेथरो टूल ने। ठीक है, किसने, जेथरो टूल ने। ठीक है, इसने अब उनके प्रयोग पे ये के आधार पे सीड ड्रिल एवं घोड़ा चालित कल्टीवेटर, ठीक है, हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर का निर्माण हुआ था। ठीक है, अब इन्होंने ये बतलाया था, ये सिद्धांत दिया था कि ये परिकल्पना की थी कि जो पौधे मिट्टी के अत्यंत महीन कण भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जो मिट्टी के जो कण होते हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं। क्या परिकल्पना की थी कि पौधे जो है मिट्टी के अत्यंत महीन कण भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जो जड़ होती है वो मिट्टी के जो महीन कण होते हैं उससे अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, ऐसा बताया था जेथरो टूल ने। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं कि आर्थर यंग नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1771 से 1820 में कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग किए। ठीक है, उन्होंने पौधों को गाय का गोबर, सोडियम, गन पाउडर जैसे कुछ रसायन पौष्टिक पदार्थ के रूप में देकर देखा और कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला। अब देखो अभी के समय भी गोबर का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है। ठीक है, गोबर, गाय का गोबर, आप गाय के गोबर में या ऐसे ही अच्छे से रख देते हो। पहले हम लोगों के समय में जिसे बर्मी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, बर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। अभी तो आजकल तो बाजार में मिलता रहता है। ठीक है, पूरा पैक मिलेगा, आप जाके सिर्फ उस खेत में, ठीक है, उस फील्ड में आप छिड़क दो। ठीक है, तो पहले मुझे भी याद है, मेरे चाचा भी बनाते थे कि वो एक ईंट होता था, एक ईंट का जैसे नादी सुने हो, जिसे गाय जिसमें खाता है। ठीक है, गाय जिसमें खाते हैं वो नादी, उसी प्रकार का नादी टाइप के एक अलग से ईंट के बन के उसमें जो गोबर होता था, यानी गाय का जो गोबर होता था, वो सारी चीजें इसमें भर के फिर चाली खरीद के, मतलब चाली क्या, अर्थवर्म, ठीक है, केचुआ, ठीक है, उसको लाके फिर सारी सरी गरी पदार्थ को फिर 2-3 महीने तक या 10-20 दिन तक छोड़ दिया जाता था, तो उसमें से एक वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता था, जो कि फसलों के लिए काफी उपयोगी था। ठीक है, और लाभप्रद भी था। तो यही हुआ कि गोबर इन्होंने ही किया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा गया कि पादप पोषण के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण उपयोग जस्टिन वॉन लीवेग, ठीक है, क्या है कि जस्टस वॉन लीवेग ने 1840 में किया। उन्होंने क्या किया कि कृषि विज्ञान और प्लांट फिजियोलॉजी, कृषि कार्य का, अभी मतलब बिहार में ना सिर्फ ये चलता है कि केमिस्ट्री बायो या एग्रीकल्चर या फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर ऐसा चलता है, लेकिन नहीं, और सारे एमपी बोर्ड में देखो या राजस्थान बोर्ड में देखो और हरियाणा बोर्ड में देखो कि उसमें एग्रीकल्चर का ही हर एक सब्जेक्ट होता है। अगर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर रहेगा, फिर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भी रहेगा और एग्रीकल्चर बायोलॉजी भी रहेगा। ठीक है, ऐसा रहता है। तो इन्होंने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का भी खोज किया था और प्लांट फिजियोलॉजी का भी खोज किया था। किन्होंने, तो जस्टिस वॉन लीवेग ने। ठीक है, यहां पे हटा देता हूं मैं जो अंडरलाइनिंग किया था ताकि आपको दिख सके। ठीक है, देख लो। ठीक है, कौन कौन सा, तो एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री और प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब देखो
एक और है कि सर जॉन वेलेट लावेज ने रॉक फॉस्फेट को प्रतिक्रिया कर, ठीक है, सुपर फॉस्फेट बनाने के तरीके को पेटेंट कराया है। अब देखो पेटेंट कराने का मतलब क्या हुआ, देखो उसके बाद पेटेंट कराने के बाद इसके साथ ही रासायनिक उर्वरकों के निर्माण के द्वार खुल गए थे। अब से निर्माण होते चला गया, अभी भी होते जा रहा है। अब देखो पेटेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी, ठीक है, किसी भी बीज का हाइब्रिड वाला संकर प्रभेद अगर विकसित किए हो, अगर आप विकसित किए हो, तो पहले आपको उसके क्षेत्र के जहां पे उसके एक रिसर्च सेंटर में आपको जाके उस पे पेटेंट करवाना होगा। पेटेंट मतलब क्या कि जैसे कॉपीराइट होता है ना, ठीक उसी प्रकार, ठीक है, पेटेंट करवाना होता है कि हाँ मैंने ये बनाया, क्या ये सफल हो सकता है। आपको पहले उनको दिखाना होगा, फिर वो देखेंगे, फिर आपको पेटेंट दे देंगे। तो इससे आप फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे तो फिर वहां भी बन जाएगा, वहां भी पेटेंट मिलेगा आपको, फिर आप मार्केट में ला सकते हो। अगर वैसे लाते हो तो आप पे मुकदमा भी दायर हो सकता है। तो ठीक है, अब मैंने यहां तक बातें कर ली, ठीक है। अब देखो, ठीक है, यहां तक हो गई बात। अब बात करते हैं कृषि अर्थशास्त्र का इतिहास, ठीक है। अब देखो कृषि अर्थशास्त्र का मतलब लिखा गया कि कृषि इतिहास का एक बड़ा हिस्सा बंजारा प्रवृत्ति का कृषि का रहा है। अब बंजारा मतलब क्या कि बंजारन का नाम सुने हो, बंजारन जो एक जगह से दूसरे जगह अपने इधर उधर घूमते रहते हैं और घूम घूम के अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे गाय भैंस ये सारी चीजें उनके टोली में रहते हैं, मतलब जहां जाते हैं तो वो सारी चीजों को लेके जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब उनका ये भी कारण है कि एक घूम घूम के हम दूधों को बेच सके, ठीक है, दूधों को बेच सके। और ये भी है कि वहां की जो इतने गाय रहते हैं उनके पास, उनके लिए पर्याप्त चारा नहीं मिल पाता, इसलिए घूम घूम के उन गायों के लिए और रहते हैं और उनको भोजन प्रदान करते हैं। तो ये बंजारा प्रवृत्ति का इसलिए कहा गया है क्योंकि देखो कईयों के जगह पे एक बार अगर फसल लगा दिए फिर वहां से उसकी उर्वरकता कम हो जाती है, ठीक है। और पहले तो उतना मतलब ये नहीं था कि अंतर्वृत्ति के कृषि लगाओगे तो ये हो जाएगा कि किसी एक का फसल में अच्छा से उपज होगा, किसी में नहीं होगा, ऐसा था। लेकिन अभी तो विकास हो रहा है, अभी अच्छे से हो रहा है, ठीक है। लेकिन पहले ये नहीं था, तो इसीलिए यहाँ पे कि झूम कृषि का नाम दिया गया है। वो क्या झूम कृषि, तो वो जो एक जगह कृषि किए फिर वहां पे छोड़ के कुछ दिनों के लिए परती छोड़ दिया जाता था, जिससे कि उसमें उर्वरता शक्ति आ जाए, ठीक है। अब उर्वरता शक्ति आने के बाद फिर दूसरे जगह आया हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद मानव का जो स्थान जो था सुरक्षा, फिर पानी का उपलब्धता, भूमि की उपलब्धता एवं भूमि की उर्वरता के दृष्टिकोण से अच्छा लगा और वहां टिक गए और खेती करने लगे, ठीक है। जहां पे तो ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे बात की। अब देखो आज भी असम के कुछ पहाड़ी हिस्सों में कृषि स्थल को बदलते रहने की परंपरा है, जिसे झूम या झूमिंग कहते हैं। कृषि का उपरोक्त पद्धति शिफ्टिंग कल्टीवेशन का भी नाम दिया गया, ठीक है। इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। क्योंकि यह एक जगह से दूसरे जगह फिर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर एक ऐसा मानो ना कि एक भूखंड पे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे खेती कर ली, फिर उसमें उर्वरता शक्ति सब सारी कम हो गई क्योंकि वो फसल ले लिया, ठीक है। आज ना कि रसायन छीट के फिर उसमें वो वर्मी कंपोस्ट डाल के या कोई खाद डाल के उसमें फिर भी उर्वरता शक्ति बढ़ा देते हैं, या उर्वरता शक्ति बढ़ाने वाली फसल को लगा के फिर उस भूखंड को इस काबिल बना लेते हैं कि हाँ फिर से उसमें फसल लगाया जाए। लेकिन पहले तो वो था नहीं, तो पहले यही था कि एक बार कृषि कर लिए यहाँ पे इस भूखंड में, फिर यहाँ से हट के फिर दूसरे जगह चले गए, ठीक है, दूसरे जगह चले गए, फिर वहां तो अब एक प्रति छूट गए। इसी को हम लोग झूम कृषि कहते हैं, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। समझ में आ गया कि क्या स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। तो मैंने क्या बताया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में मैंने बताया, ठीक है। देखा, स्क्रीनशॉट ले चुके हो, चलो एक बार और ले लो, चलो लाइक की मात्रा बढ़ाते चलो। तो हम लोगों ने यहाँ पे कृषि अर्थशास्त्र का इतिहास भी हम लोगों ने जान लिया है, ठीक है, जान लिया है। अब देखो यहाँ पे एक और बात देखो यहाँ पे कि 20वीं सदी में देखा गया, यहाँ पे देखो
20वीं सदी में देखा गया कि कुछ फसलें अन्य फसलों की अपेक्षा ज्यादा उत्पादन और आय दे सकती है। कुछ फसलें जैसे गन्ना, आलू, तंबाकू, पाट ऐसी थी जो करते ही बिककर अच्छी आमदनी दे सकती थी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जैसे बोले ना कि हम लोग बहुत ही लालची किस्म के आदमी है, ठीक है, बहुत ही लालच हो जाता है। तो ये हुई कि ऐसा उपयोग में ऐसा दिखा कि जैसे आलू, तंबाकू, गन्ना ये सारे जैसे ही कटे फिर, ठीक है, ऐसे ही आपको कीमत मिल गई। ठीक है, गन्ने को आप जाके जो मतलब जहाँ पे चीनी मिल होता है वहां पहुंचा दो, रुपया मिल गया। तो ये सारे से आप मतलब लोभ हो गया, इससे आमदनी आने लगी। तो ये क्या हुआ कि इसको और अच्छे से बढ़ाया गया, इसमें बहुत सारे रसायन को फिर से इसमें दिया गया, इसको अच्छे से मतलब बनाया गया। ठीक है, अच्छी फसल और इन्हीं को नकदी फसल की संज्ञा दी गई, नकदी। ठीक है, क्योंकि नकदी क्यों कहा गया कि तुरंत आपको फसल कटा और तुरंत आपको नकद मिल गया। ठीक है, आमदनी हो गई, इसलिए इसको नकदी फसल दिया गया। अब नकदी फसल में कौन कौन से फसल आए? गन्ना, तंबाकू, चाय, कपास, ठीक है, ये सारे। ठीक है, अब देखो यहां तक तो बातें कर ली। अब कृषि के साथ साथ यहाँ पे देखो, कृषि के साथ साथ पशुपालन आदि काल से ही कृषि का अभिन्न अंग रहा है। ठीक है, अब देखो यह जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, सुगर पालन, मधुमक्खी पालन इत्यादि जैसे कृषि के अन्य पहलू भी कुछ एक साथ किए जा रहे हैं और इस सारे को एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ही रखा गया है। ठीक है, ये सारे चीजों को एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ही रखा गया है। ये नहीं, एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं कि हाँ बस फसल का उत्पादन किए, फलों का उत्पादन किए, बस हो गया। नहीं, आप गलत हो। ठीक है, मैं भी गलत हूं। ठीक है, अगर ऐसा कोई बोला तो बिल्कुल गलत है। स्क्रीनशॉट ले लिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लिए। मुझे आने की इजाजत है क्या? इजाजत है क्या? चलो, तो ये जो हुई, ये सारे जो पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, ये सारे जितने भी हुए वो सारे अभी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में आए हुए हैं। तो यहां पे हम लोगों ने ये बातें कर ली। ठीक है, ये बातें कर ली। ठीक है, कहां गया? अब देखो यहां पे बात करते हैं, एक छोटी सी टॉपिक बची हुई है इस टॉपिक को खत्म करने में। तो यहां पे देखो, विगत कुछ दशकों से मिट्टी के गिरते भौतिक, जैविक एवं रासायनिक गुणों के कारण उत्पादन की क्षमता में हो रहे ह्रास ने वैज्ञानिक का ध्यान आकृष्ट किया। ठीक है, वैज्ञानिक का ध्यान आकृष्ट किया किसमें? तो जैसे जैसे आप बहुत ज्यादा रसायनों का प्रयोग करोगे मिट्टी में, ठीक है, बहुत ज्यादा जबरदस्ती करोगे उसके साथ, भूमि के साथ। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा तुरंत आप फसल काट रहे हो, फिर रसायन डाल रहे हो, फिर फसल लगा रहे हो, उर्वरता शक्ति बढ़ रही है। ठीक है, तो इससे वो जो मिट्टी का था उसका ह्रास होने लगा है। ठीक है, उसमें जो भी बच्ची खुची जान थी वो सारी निकल रही थी। तो इसके वैज्ञानिक ने सोचा है। ठीक है, देखो मिट्टी की उर्वरता यानी फर्टिलिटी और उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी रखने के लिए जैविक खेती, टिकाऊ खेती, यहां पे देखो समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, समेकित कीट प्रबंधन जैसी बहुत सारी पद्धतियों का प्रचार जोर जोर से किया जा रहा है। अभी भी किया जा रहा है। ठीक है, अभी भी किया जा रहा है। किसका कि मिट्टी की उर्वरता बढ़े। ठीक है, मिट्टी की उर्वरता बढ़े इसके लिए, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी बढ़े इसके लिए जैविक खेती जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, टिकाऊ खेती, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फिर समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, ठीक है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, फिर समेकित कीट प्रबंधन। ठीक है, जैसे बहुत सारे जैसे बहुत सारी पद्धतियों को प्रचार प्रसार में लाया जा रहा है कि आप इसका प्रयोग करें, इस जैविक का प्रयोग करें, इस जैविक खाद का प्रयोग करें, जिससे आपकी मिट्टी की उर्वरता शक्ति घटेगी नहीं, इसका ह्रास नहीं होगा। ऐसा अभी भी किया जा रहा है। अब देखो, कृषि एक विकासशील विधा है जिसमें परिवर्तन और सुधार की अत्यंत संभावनाएं हैं। अब विश्व की बढ़ती जनसंख्या और घटती कृषिगत भूमि वैज्ञानिक के समक्ष सतत एक चुनौती के रूप में खड़ी है, जो उन्हें नित्य कुछ नया करने को प्रेरित करती हो रहेगी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा गया कि कृषि एक विकासशील विद्या है। अब देखो, जैसे पहले हुआ करता था कि बस ऐसे ही फसल उग जाया करते थे, अब धीरे धीरे उसमें बहुत सारे खोज हुई, बहुत सारे नए नए फसलों का उत्पादन होते गया। तो ऐसे ऐसे हमारे भी हमारे उस खेती करने के पद्धति में भी विकसित हुई। ठीक,
पद्धति भी विकसित हुई, अब अच्छे से करने खेती। अगर हमारे आगे वाले जनरेशन जो भी आएंगे फ्यूचर में जनरेशन, वो भी हमारे से कई डिफरेंट करेंगे, ठीक है। जैसे आप यूएस में देखो, जो सिंचाई होती है वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से होती है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रकार से बहुत सारे, जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इसमें कहा गया ना कि कृषि एक विकासशील विधा है, जिससे जैसे जैसे विकसित होते जाएगा वो इसमें बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों का ये पहला टॉपिक खत्म हुआ, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, टॉपिक खत्म हुआ है। कौन सा? तो कृषि का परिचय, ठीक है। कौन सा था टॉपिक? तो एक कृषि का परिचय एवं कृषि मौसम विज्ञान, ठीक है। कृषि का परिचय एवं कृषि मौसम विज्ञान, ये हम लोग का चैप्टर का फर्स्ट नंबर टॉपिक, जो कृषि का परिभाषा एवं कृषि का संक्षिप्त इतिहास था, वो चैप्टर खत्म हुआ। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और एक और बात की, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। अपने अपने मित्रों को जरूर से शेयर करना और अच्छे से बुला लेना, मजा आएगा। जम के पढ़ेंगे, काफी अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल आएंगे नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए शिवा क्लासेस पे और हमेशा हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।